जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ की। और पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जीन्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एज वी ऑल नो दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में पाए जाते हैं। ये एक पेयर है क्रोमोसोम का। और हमारी बॉडी में 23 आई थिंक पेयर पाए जाते हैं और टोटल 46 होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। जब हम इसको और जूम करके देखेंगे तो ये डीएनए निकलेगा जो कि डबल हेलिक्सियल होता है। और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारी जितनी भी एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जीन्स के अंदर होती हैं। जैसे बालों का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लॉन्ड है, ब्लू है, क्या है, या आंखों का कलर ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं जीन्स के अंदर मौजूद होती हैं कि हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन ह्यूमन सेल्स अलॉन्ग विद रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के साथ पाया जाता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो वही सारी बातें बोली गई हैं जो मैंने आपको एक डायग्राम से बताया। फिर है जीनोम इज़ द एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल। तो जीनोम जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए में पाया जाता है और डीएनए जो है सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए डीएनए जो है वो डबल हेलिक्सियल है। ठीक है, और आरएनए जो है ये सिंगल है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनका स्ट्रक्चर में ही हो गया। इसे छोटा कर देता है। और नाइट्रोजिनस बेसिस देख लेते हैं। इसमें एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन पाया जाता है डीएनए में। और आरएनए हैज़ यूरेसिल इन द प्लेस ऑफ थेमेनाइन। मतलब थेमेनाइन की जगह सिर्फ यूरेसिल होगा, बाकी ये सारे भी प्रेजेंट होंगे। डीएनए का फंक्शन क्या होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये है कि सेल को सेल बिल्ड करना प्रोटीन से। ठीक है, इसका मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये जो है मसल को रिपेयर करता है और एक तरीके से रीजनरेट करता है मसल को। जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारे टिश्यू फटते हैं वर्कआउट करने से, तो हमारी एक डबल लेयर चढ़ के आती है। वो प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ही होता है। और जब हम प्रोटीन लेते हैं तो वो सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में और वो जाके हमारी बॉडी में लग जाता है। फिर हम देखते हैं जीनोम एडिटिंग क्या है। इसे हम जीन एडिटिंग भी बोलते हैं। इट इनेबल साइंटिस्ट टू चेंज एन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का जो सीक्वेंस है इसे चेंज कर देते हैं साइंटिस्ट। और जहाँ पर भी मान लीजिए डीएनए जो है जीन की इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और जीन में ही कुछ फॉल्ट आ गया, मान लीजिए कोई फॉल्ट है कि उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस हैं, उसके अंदर कोई ऐसा जीन डेवलप हो गया, एक इन्फॉर्मेशन डेवलप हो गई है कि उसमें आगे चल के कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे कि उस जीन को रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कैंसर से रिलेटेड इतने एरिया में, तो वो इसको काट करके जीन ये इतना पार्ट काट करके दूसरा पार्ट लगा देंगे ताकि वो कैंसर वाली जो जीन हमारे अंदर है वो रिप्लेस हो सके और आगे चल के इसके चांसेस कम हो जाए। प्लस हम जितने भी फिजिकल ट्रेट्स हैं, जैसे आंखों का कलर हो गया, क्योंकि ये जीन यही सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, या बालों का कलर हो गया, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बेबी है तो उसको हम जीन एडिटिंग करके उसके फीचर्स भी बदल सकते हैं। इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इस जीन एडिटिंग के? जैसे क्रिस्पर कास हो गया, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टेड न्यूक्लियसिस हो गया। तो इसके ज़्यादा डीप में नहीं रहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में पूछते भी नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, प्लस इसकी वजह से कोविड की वैक्सीन भी बनी थी, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इतना ज़्यादा डीप में पूछते नहीं है प्रीलिम्स में। तो क्रिस्पर कास जो है, एक मिनट मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, और इसमें जीन्स में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ फॉल्ट है, कोई डिसीज़ के चांसेस हैं, तो क्रिस्पर कास टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, जो एक Cas9 है ये एक्ट करता है एज ए सीजर। ठीक है, ये एक एंजाइम होती है, एंजाइम कट करती है इसे टारगेटेड डीएनए को।
तो इसे काट के फिर इसे रिप्लेस किया जाता है दूसरे जो भी हमने मॉडिफाइड डीएनए हमने तैयार किया है लैब में, और उसे फिर बाद में वापस से इसे जोड़ दिया जाता है इस तरीके से। तो जो फॉल्ट था हमारी जीन्स में वो जाके फिर से ठीक हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है क्रिस्पर-कास। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक और लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर ये किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकती है जीनोम सीक्वेंसिंग, सॉरी जीनोम एडिटिंग। ये एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसी क्रॉप या सीड बनाना है जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जहाँ पर अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता हो या जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आती हो, तो फ्लड रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं हम ऐसी सीड को। या ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरीके की डिसीज़ होती हैं, डायबिटीज़ होती है, तो किसी की बॉडी में अगर ऐसे जीन पाए जाते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी आगे चल के डायबिटीज़ हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, या और भी जो हेरिटेरी डिसीज़ेज़ होती हैं, उन्हें हम एडिट करके और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं। फिर है जीनोम सीक्वेंसिंग, डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन इंडिविजुअल डीएनए स्ट्रैंड। तो इसमें जो है ये जो डीएनए है हमारा, इसका पूरा प्रॉपर तरीके से इसकी सीक्वेंसिंग को इसको स्टडी करते हैं और इसके जो डेटा है वो स्टोर करके रखते हैं। तो मान लीजिए किसी दिन हमने किसी जिसकी हमने जीनोम एडिटिंग की थी किसी पर्सन की, उसमें डिसीज़ थी उसे, तो इसकी डेटा हम स्टोर करके रखेंगे। ये किस तरीके का किस तरीके की डिसीज़ इसमें स्टोर थी, ये किस तरीके से वर्क करता था, इन सारी चीज़ों को हम रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि हम पता लगा सकें कि किस तरीके से इसे ट्रीट करना है आगे चल के और किस तरीके से डायग्नोज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। और ये पैटर्निटी टेस्टिंग, कन्फर्म बायोलॉजिकल रिलेशनशिप कि हम पता लगा सकते हैं, जैसे डीएनए वगैरह जो होता है मैच करते हैं। मान लीजिए किसी को पता करना है कि उनके पेरेंट्स कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल आइडेंटिफाइंग ट्रेड फॉर हायर यील्डिंग, डिसीज रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं इनका। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2024 जीन रेगुलेशन। ये हमने अक्टूबर मंथ की साइंस एंड टेक की मैगजीन में हमने किया हुआ है। इसकी अलग से एक वीडियो है, आप हमारी पेज पे जाइए और उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है अक्टूबर की जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें साइंस एंड टेक की एक वीडियो होगी। तो उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे ही ये नोबेल प्राइज़ है। शुरू के 3 न्यूज़ जो है वो नोबेल प्राइज़ से ही हैं, जिसमें से मेडिसिन का भी है, उसे आप एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये साइंटिस्ट हैं विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकन, इन्होंने डिस्कवरी की है माइक्रो आरएनए की। इस माइक्रो आरएनए की वजह से हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं, और जो जिसे भी कोई भी हेरिटेरी डिसीज़ है तो उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारे डीएनए में कोई जीन में कोई डिफेक्ट है तो उसे हम माइक्रो आरएनए से चेंज करके अपनी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में। तो याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। मैंने इसे ब्रीफली बता दिया है, बाकी आप अक्टूबर वाली मैगजीन में जाके इसे कवर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और डिटेल में किया है मैंने। बार बार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो भी लंबी होगी, और रिवीजन कर रहे हैं तो एक तरीके से बार बार एक ही चीज़ को करना फिर ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीएम मस्टर्ड जो है वो, इसके लिए एक केस बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्प्लिट वर्डिक्ट दिए हैं, ये आगे वाली बेंच पर जाएगा, फिर देखते हैं क्या फाइनल वर्डिक्ट रहता है। तो जीएम मस्टर्ड क्रॉप जो है TMH11, ये सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने बनाया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और जीएम मस्टर्ड हैज़ नॉट बिन रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, अभी तक कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसे रिलीज़ नहीं किया गया। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड जीएम फूड क्रॉप, ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड जीएम फूड क्रॉप होगी। और ये जो है 2 वैरायटी से मिलकर बनाई गई है, 2 मस्टर्ड वैरायटी से मिलकर बनाई गई है, जो कि है वरुण और ईस्टर्न यूरोपियन अर्ली हीरा 2। ठीक है, ये 2 वैरायटी हैं मस्टर्ड की, तो इन दोनों को मिला के बनाया गया है। अदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया, बीटी कॉटन को तो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। ये पहली नॉन फूड जीएम क्रॉप थी और ये 2002 में कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए यूज़ होने लगी थी। ये जो है प्रोटेक्ट करती है बॉल वॉर्म से। ये कुछ साल पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था कि बीटी कॉटन किससे हेल्प करती है, किसकी प्रोटेक्शन करती है, किससे उसमें क्या क्या डिसीज़ लग सकती हैं। ठीक है, तो पिंक बॉल वॉर्म और ये जो एजेंट है वाइड स्प्रेड इन्फेस्टेशन ऑफ बॉल वॉर्म, इसके बारे में पूछा गया था। ये आप याद रखिएगा, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। पिंक बॉल वॉर्म करके एक इन्फेस्टेशन है जो कि इससे बचाता है। फिर बीटी ब्रिंजल को भी तैयार किया था, लेकिन ये बाद में बैन कर दिया गया। इन 2009 बीटी ब्रिंजल वॉज क्लियर्ड बाई DEAC फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन बट इट वॉज पुट ऑन मॉरेटोरियम।
तो फ़िलहाल के लिए इसका यूज़ करना बंद कर दिया है। ये बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजा जा रहा है, इनके यूज़ के लिए ऐसा क्या हो रहा है। बीटी ब्रिंजल को भी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जीएम मस्टर्ड क्रॉप के लिए भी अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो क्या होता है, जब हम किसी जीन में एडिटिंग करते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कुछ इल इफेक्ट भी आ जाए, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए, सारी चीज़ देखते हुए हो सकता है कि ह्यूमन अगर इसे कंज्यूम करे तो ह्यूमन को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या सॉइल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए जहाँ पर उसे उगा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इसे बहुत सोच समझ के यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ पीटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं। अब इसका यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है जीएम मेथड के, कि ये यील्ड प्रोटेक्शन बढ़ा देता है। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, पेस्ट वगैरह का खतरा होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह हमला कर देते हैं हमारी क्रॉप पे, तो उससे बचाता है। फिर जितनी भी डिसीज़ वगैरह लग जाती हैं, जैसे गन्ने वगैरह में फंगस वगैरह लग जाती है, तो उन सब चीज़ों से भी बचाता है। रिड्यूस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का यूज़ करने से बचाता है, रिड्यूस कर देता है इसका यूज़। एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बढ़ा देता है उसमें एडिट करके। फिर टॉलरेंस टू ड्रॉट, अकाल टाइम पे पानी की ज़रूरत कम होती है ऐसे सीड्स को। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेते हैं जीएम क्रॉप के। ये जो है FSSAI के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। इसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, यूज़ और सेल, जीएम क्रॉप जो है वो FSSAI की अप्रूवल उसको चाहिए रहेगी। फिर रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस कमेटी मॉनिटर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ R&D प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग जीएम ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कमेटी है, रिव्यू कमेटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये इसे मॉनिटर करती है, ठीक है, कि इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा ये किन बेसिस पे होगा, ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये कमेटी देखती है। फिर स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, ये सेफ्टी और कंट्रोल मेजर्स देखती है, ठीक है। सारे मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सेफली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जो कि इंस्पेक्ट करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और रिपोर्ट बनाती है, ताकि ये जो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है और कोई प्रॉब्लम ना आए एनवायरनमेंट में, और ह्यूमन हेल्थ को सेफ रखने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और रूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो है ये रूल बनाती है मैन्युफैक्चर कैसे होना है, यूज़ कैसे करना है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स इन 1989। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से के अंदर आता है, ये रूल बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। ये भी हमने नवंबर मंथ की साइंस एंड टेक की न्यूज़ हम देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट है इसकी नवंबर मंथ की करंट अफेयर के नाम से। फिर उसके बाद आप साइंस की वीडियो में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा कि साउथ अफ्रीका पहली कंट्री बनी है जिसने जीनोम एडिटिंग के लिए सैंक्शन कर दिया है, और अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जीनोम एडिटिंग हो सकती है। तो ऐसे करने वाली पहली कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका है। ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और ह्यूमन के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, और हम पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर जो हमारा बेबी होगा उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब उसके आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अब कर सकते हैं जीनोम एडिटिंग से। फिर RNA एडिटिंग, ये भी हमने किया हुआ है नवंबर मंथ की साइंस एंड टेक की पार्ट में, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ब्रीफली एक बार आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी कि पहली ऐसी सक्सेसफुल क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि RNA एडिटिंग हुई है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। RNA एडिटिंग करना काफ़ी इजी होता है और ह्यूमन की हेल्थ के लिए भी काफ़ी इजी होता है। DNA एडिटिंग जो है हमें थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन RNA जो है वो हमारी बॉडी के ही प्रोटीन को यूज़ करके एडिट करता है। DNA एडिटिंग में बाहर से जैसे कास वो था क्रिस्पर कास एडिटिंग, तो वो बाहर से हम एंजाइम वगैरह लेते थे और एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती थी। तो RNA एडिटिंग पर्टिकुलरली सेफेस्ट साइड है DNA से, तो इसमें अब हम एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस अब हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ब्रिज रिकम्बाइनेज मैकेनिज्म BRM। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA एडिटिंग टूल जिसका नाम है ब्रिज रिकम्बाइनेज मैकेनिज्म। तो DNA एडिटिंग करने का एक नेचुरली तरीका खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं ब्रिज रिकम्बाइनेज मैकेनिज्म, विच यूटिलाइज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट और जंपिंग जीन, जो कि एक जंपिंग जीन का यूज़ करके DNA एडिटिंग करेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 ट्रेन है, ठीक है, और इसके अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, डब्बे हैं इसके, इस ट्रेन के, और एक ट्रेन ये है, ठीक है, इसके भी अलग अलग कंपार्टमेंट है। मान लीजिए हमें इस वाले डब्बे में कुछ खराबी आ जाती है और इसे हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इस ट्रेन को और इस ट्रेन को अलाइन करेंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे, और जब ये पास आ जाएंगे, रुकिए मैं इन्हें पास ला देता हूँ,
ये मान लीजिए पास आ गए हैं। फिर बाद में ऑपरेटर क्या करेगा कि इस डब्बे को रिप्लेस कर देगा इस वाले डब्बे से, ठीक है। तो इस डब्बे को इस वाले डब्बे से रिप्लेस करेगा, फिर बाद में ये एक अच्छा डब्बा बन जाएगा जो कि ख़राब हो चुका था। अब उस डब्बे को हम अच्छा बना देंगे। तो ये हमने इसे एक्सचेंज कर दिया इस डब्बे को, तो अब ये फिर से डब्बा काम में यूज़ आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब इसका यही है कि हमने पहले इन दोनों ट्रेनों को ब्रिज किया, फिर इसको हमने एक्सचेंज किया इस वाले डब्बे से ताकि हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सेम काम यही है कि ये ब्रिज रिकम्बाइनेज जो है दो डीएनए को आपस में मिलाता है, फिर बाद में जंपिंग जीन की वजह से की मदद से ये हम इसे जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिंपल सा एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये काम करता है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है इसके, क्योंकि ये एकदम नई रिसर्च है, एकदम और ज़्यादा इस पर रिसर्च होनी बाकी है, इस पे एक्सपेरिमेंट होने बाकी हैं। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं इस पर इतना डीप में जाके, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये न्यूज़ जो है वन डे वन जीनोम, ये भी हमने नवंबर मंथ की साइंस एंड टेक में कवर किया है। इसको भी मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन एक नए जीनोम के बारे में एक स्टडी पब्लिश करेगी, ताकि उसकी मदद से जितने भी स्टूडेंट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वो उसको पढ़ें और अपनी स्टडी में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसे काम में ला सकें, और उसके बारे में एक तरीके से अवेयरनेस स्टूडेंट्स के अंदर पहुँचे कि किस किस तरीके के जीनोम होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो इनका इस चीज़ के लिए वन डे वन जीनोम करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने, इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप ये नवंबर मंथ की साइंस एंड टेक के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स के बारे में। रिसर्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, हैव डेवलप्ड अ न्यू प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो इन्होंने एक नया प्रोसीजर डेवलप किया है ताकि ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स को का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन क्या होते हैं। रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस प्रोटीन होते हैं। किसकी मदद से प्रोड्यूस करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की मदद से, ठीक है। दीज आर मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेटेड प्रोटीन्स एनकोडेड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो है प्रोटीन, इनके अंदर हम इन प्रोटीन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इन्हें प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इन प्रोटीन्स को। कैसी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे मैनिपुलेट और मॉडिफाई कर सकते हैं? मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में हमें पता है इंसुलिन या तो क्रिएट नहीं होता इतना ज़्यादा या फिर बनता ही नहीं है, तो हम ऐसे प्रोटीन क्रिएट कर सकते हैं इंसुलिन हम, ताकि उसकी मदद से इंसुलिन बने हमारी बॉडी में और डायबिटीज़ की समस्या खत्म हो सके। जैसे हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं कि हम ऐसे कोई क्रॉप बना दें मॉडिफाइड जो कि फ्लड रेजिस्टेंस हो, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, इन सारी चीज़ों में हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम देख लेते हैं। आर डीएनए इज़ ए आर्टिफिशियल मेड डीएनए स्ट्रैंड दैट इज़ फॉर्म्ड बाई कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल। तो आर डीएनए जो है वो लैब में बनता है ये डीएनए, और दो या दो से ज़्यादा डीएनए को मिला के इसको बनाया जाता है। इसकी एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ बायोथेरेप्यूटिक्स सच एज इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये जो है इंसुलिन वगैरह, मतलब जो ये हार्मोन होता है इंसुलिन, इसको ग्रोथ कराने में भी काम में ला सकते हैं, फिर वैक्सीन बनाने में भी काम में ला सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो सकता है। और एनवायरनमेंट में जैसे प्लास्टिक है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर समुद्र में ऑयल गिर जाता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी मछलियाँ मर जाती हैं उस ऑयल की वजह से। तो ऐसे ऐसे हम ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये प्रोटीन, और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हम तैयार कर सकते हैं जो प्लास्टिक को खाए, उसे डाइजेस्ट कर ले और धीरे धीरे प्लास्टिक इस वर्ल्ड से ख़त्म कर दे। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, मान लीजिए समुद्र में पानी गिर गया, समुद्र में ऑयल गिर गया और उस ऑयल को वो ऑर्गेनिज्म जाके खा लें, तो उसकी मदद से जो है हमारी मछली और जितने भी हमारे वहाँ पर रहने वाले जीव हैं वो बच जाएँ। इसका यूज़ काफ़ी जगह हो सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। न्यू रिसर्च शोज दैट Temsiparis oblanceolate, a species of fork fern, has largest genome। तो साइंटिस्ट की रिसर्च में ये आया है कि Temsiparis oblanceolate एक प्लांट है, एक तरीके के प्लांट की स्पीशीज़ है, उसकी सबसे ज़्यादा जीनोम है, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा अलग अलग तरीके की उसकी जीन्स हैं, अलग अलग तरीके की, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने पाया है और ये किसकी स्पीशीज़ है? ये है फोर्क फर्न जो कि पैसिफिक आइलैंड में पाया जाता है। It contain 160 billion base pair, the unit that make up a strand of DNA। तो 160 बिलियन एक तरीके से DNA स्टैंड है इसके, और आउटस्ट्रिपिंग द ह्यूमन जीनोम बाई मोर देन 50 टाइम्स। मतलब ह्यूमन का जो जीनोम है उससे 50 टाइम्स ज़्यादा है इसके जीनोम, ठीक है। बिलोंग टू प्रीमोर्डियल ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इवॉल्व लॉन्ग बिफोर डायनासोर सेट फुट ऑन द अर्थ। मतलब ये जो है इतने पुराने हैं कि ये डायनासोर से भी पुराने हैं, ठीक है। ये प्लांट जो है डायनासोर से भी पुराने प्लांट है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। डीएनए रिपेयर, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टारगेट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट।
which is used by cancer cell to regulate DNA repair during cell division. साइंटिस्ट ने एक न्यू ट्रीटमेंट निकाला है ताकि हम कैंसर सेल्स को ठीक कर सकें, ठीक है। जब वो डिवाइड हो रही होती है, कैंसर सेल जब अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही होती है बॉडी के अंदर, तो वो उसी टाइम जो है डीएनए रिपेयर करता चले। तो ऐसा ट्रीटमेंट साइंटिस्ट ने निकाला है। तो हम देखते हैं कैंसर सेल जो है, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है कैंसर का, तो उस टाइम पे कीमोथेरेपी ली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि डीएनए डैमेज को रिपेयर किया जाता है, जितने भी डीएनए मर चुके होते हैं उन्हें फिर से रिपेयर किया जाता है। तो उस टाइम पे एक एंजाइम यूज़ होती है, एंजाइम TDP1। तो ये कीमोथेरेपी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि डीएनए को रिपेयर करता है और जो डैमेज हो गया है उसको रिप्लेस कर देता है अच्छे डीएनए से, ठीक है। तो ये जो बोला गया है, डीएनए रिपेयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ ए सेल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स जेनेटिक कोड। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जेनेटिक जो कोड है उसे चेंज हो जाएगा, वो उसे मेंटेन करके रखेगा। जो भी ह्यूमन बॉडी का जिसका भी वो जेनेटिक कोड है उसे मेंटेन करके रखेगा। और इट एग्जिस्ट इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकार्योटिक वो होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपको याद रखने, नहीं होता प्रोकार्योटिक में। यूकार्योटिक में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल, प्लांट्स, फंगाई, इन सब को हम यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्रोकार्योटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता वो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल ISDRA 2TNP ये इसका नाम है, इसे मैं बार बार नहीं लूँगा। तो ICAR रिसेंटली डेवलप अ मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। इस एडिटिंग टूल को एक तरीके से डेवलप किया है ICAR ने। और TNPB प्रोटीन आर कंसिडर्ड द एवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ Cas12 न्यूक्लियसिस। तो वही सब है कि प्लांट में कैसे एडिटिंग की जाए, उसके जीन्स में कैसे बदलाव लाए जाएँ, उसके लिए ये जो है टूल डेवलप किया गया है। इसकी जो ये बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया का नाम है टाइनोकोकस रेडियोडुरेंस। इट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन। तो इस बैक्टीरिया से ड्राइव किया गया है ये जीन एडिटिंग, ताकि जो प्लांट है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें। TNPB कैन टारगेट यूनिक रीजन इन जीनोम दैट Cas9 एंड Cas12 कैन नॉट। ओके, तो जो हमने ऊपर एंजाइम्स पढ़ी थी Cas9 और Cas12, वो तो ये ऐसा वर्क भी कर सकता है TNPB जो ये दोनों भी नहीं कर सकते। तो ये एक यूनिकली टारगेट स्पेसिफिक रीजन को चुनेगा जीन की, उसको जाके एडिट कर देगा, ठीक है, जो कि ये भी नहीं कर सकते ये काम। मतलब कुछ होगा, पर्टिकुलर टारगेट करना होगा किसी जीन को और वहाँ पर जाके ये जीनोम एडिटिंग करेगा। फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स क्रिएटेड बाई जॉइनिंग टू और मोर जीन दैट ओरिजिनली कोडेड फॉर सेपरेट प्रोटीन। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना अपने पर। फिर हम पढ़ते हैं एक्सोसोम्स के बारे में। एन एक्सोसोम बेस्ड जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म सेफ एक्सोकास हैज़ बीन डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही एक्सोसोम बेस्ड जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। एक्सोसोम्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग वेसिकल्स दैट हैव द पोटेंशियल टू बी मैनिपुलेट टू बिकम प्रॉमिसिंग ड्रग डिलीवर व्हीकल। तो एक्सोसोम्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेल्स के, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि बबल स्ट्रक्चर में होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये दो सेल आपस में इन्हीं के थ्रू कम्युनिकेट करती है और इन्हीं के ही अंदर प्रोटीन, RNA और अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो दो सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं या किस तरीके से प्रोटीन, RNA मॉलिक्यूल वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसी के थ्रू होता है। तो इसका यूज़ करके हम किस तरीके से ड्रग को, मतलब कोई मेडिसिन वगैरह है उसको कैसे हम बॉडी के अंदर पहुँचाएँ, और मतलब एक्सोसोम्स का यूज़ करके हम बॉडी के अंदर ड्रग पहुँचाएँ, बेसिकली सिंपल सा मतलब इसका ये है, ताकि एक तरीके से इम्यून सिस्टम क्रिएट हो सके, इम्यूनिटी बढ़ सके और जो भी बीमारी वगैरह है उससे हम निजात पा सकें। आगे चलते हैं, हम जीन थेरेपी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं। तो जीन थेरेपी जो है एक टेक्निक है जिसमें जीन का यूज़ करते हैं और हम जो भी डिसीज़ है, मेडिकल डिसऑर्डर वगैरह है, उन्हें हम ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं। इन मोस्ट जीन थेरेपी अ नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इनटू अ जीनोम टू सप्लीमेंट एन एबनॉर्मल डिसीज कॉजिंग जीन एंड रिस्टोर द टारगेट सेल टू ए नॉर्मल स्टेट। तो मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके अंदर एक जीन है जो कि ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक अलग से हम बाहर से हम एक जीन डालेंगे जो कि अच्छे से फंक्शन कर रहा होगा और वो DNA के थ्रू हम DNA के अंदर हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके। तो हम उस डिसीज़ से, वो डिसऑर्डर से बच सकते हैं इस जीन थेरेपी की मदद से। इट यूजेज प्रोडक्ट मेथड सच एज प्लाज्मिड DNA, जनरली इंजीनियर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी मदद से हम ये जो कि ट्रीटेड DNA या जीन होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। टाइप ऑफ जीन थेरेपी, जर्म लाइन
जीन थेरेपी और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, ये दो टाइप की थेरेपी होती है, जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन का मतलब हो गया मेल्स में स्पर्म और गर्ल्स में फीमेल्स में एग्स। तो इनको मॉडिफाई किया जाएगा, स्पर्म को मॉडिफाई किया जाएगा या एग को मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि हम एक नए तरीके के जीन उसमें डाल सकें और एक कह सकते हैं एक मॉडिफाइड बेबी या फिर एक अच्छा बेबी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोमेटिक सेल वो होते हैं जो कि एग्स और स्पर्म को छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन हो गई, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, ब्रेन हो गई, तो ये सारे जो जिनसे सेल बनती हैं, इन सारी चीज़ों में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम मॉडिफाइड जीन यानी थेरेप्यूटिक जीन्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट की सोमेटिक सेल्स के अंदर। तो ये दो तरीके की जीन थेरेपी हमने पढ़ ली और इनकी मदद से हम दोनों तरीके की डिसीज़ेज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो इनहेरिटेड हो, चाहे वो आपको पेरेंट से मिली हो या फिर बाद में आपको वो डिसऑर्डर लगा हो। इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज़ जैसे सिकल सेल डिसीज़ और हेमोफीलिया ए, और एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो गया हमारा ल्यूकीमिया, ठीक है, इन सबको हम ट्रीट कर सकते हैं जीन थेरेपी की मदद से। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो टी सेल थेरेपी है ये इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी नेक्स्ट कार 19 कार टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर से लड़ने के लिए एक नेक्स्ट कार 19 कार टी सेल थेरेपी इंडिया ने लॉन्च की है और ये देश के प्रेसिडेंट के द्वारा इसे लॉन्च कराई गई है। तो दिस थेरेपी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी बॉम्बे ने इसे डेवलप किया है। और देख लेते हैं कार टी सेल थेरेपी क्या है। मॉडिफाइज इम्यून सेल्स। अच्छा, टी सेल जो होती है ये हमारी इम्यून सिस्टम को एक तरीके से जनरेट करती है, ठीक है। जैसे जिस टाइम पे कोविड हुआ था उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा टी सेल वगैरह के बारे में। तो टी सेल जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती है। तो मॉडिफाइज इम्यून सेल स्पेशली टी सेल बाई टर्निंग दैम इनटू पोटेंट कैंसर फाइटर नोन एज कार टी सेल। तो टी सेल्स को हम मॉडिफाई कर देंगे और इसे एक तरीके से फाइटर की तरह हम इसे बना देंगे जो कि कैंसर से लड़ेगा, और इसे बोला जाएगा कार टी सेल। जब टी सेल कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर से लड़ने के लिए तो उसे कार टी सेल बोला जाएगा। टी सेल्स आर स्पेशल सेल्स टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है ये टी सेल, हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू साइटोटॉक्सिक मीनिंग किलिंग अदर सेल्स। तो अगर मान लीजिए हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोई बाहरी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गई है तो टी सेल उसे जाके खत्म कर देगा, ठीक है। टी सेल आर टेकन फ्रॉम पेशेंट ब्लड एंड आर चेंज इन लैब बाई एडिंग जीन फॉर मैन मेड रिसेप्टर कॉल्ड कार। तो जिस मतलब ये जो पेशेंट है उसकी बॉडी से ब्लड लेगा, ब्लड के अंदर हमें पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, तो इनमें से डब्ल्यूबीसी को लेगा, उसमें टी सेल लेगा, टी सेल को मॉडिफाई करेगा और फिर बाद में फिर से इन्फ्यूज़ कर देगा बॉडी के अंदर। ये हमने इसमें डायग्राम के थ्रू भी देख रहे हैं कि हमने पहले ब्लड के अंदर से टी सेल निकाली, फिर उसे मेक कार टी सेल इन लैब, उसे मॉडिफाई किया, फिर उसमें खूब सारी मिलियंस ऑफ कार टी सेल जनरेट की गई लैब के अंदर, फिर इन्फ्यूज़ कार टी सेल इनटू पेशेंट के अंदर उसे इन्फ्यूज़ कर दिया गया वापस से ताकि वो कैंसर सेल्स को मार सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेम सेल्स की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम अ टाइप 1 डायबिटिक वुमन वॉज ट्रीटेड बाय यूजिंग सेल ड्राइव फ्रॉम हर ओन बॉडी आफ्टर अ रीप्रोग्राम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वुमन है और उसको टाइप 1 डायबिटीज़ थी और वो स्टेम सेल की वजह से उसकी टाइप 1 डायबिटीज़ ख़त्म हो गई है। और मैं आपको बताता हूँ दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा एक तरीके से ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, ठीक है। और टाइप 2 में पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना थोड़ा कम कर देता है, तो इसे तो हम रेगुलेट कर सकते हैं अपनी डाइट से, एक्सरसाइज वगैरह से, लेकिन टाइप 1 जो है थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर ही होती है और स्टेम सेल जो है एक तरीके से अलग अलग सेल को डेवलप कर सकती है। स्टेम सेल जो है अलग अलग सेल्स को डेवलप कर सकती है और डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकती है, ठीक है। इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो ये एडल्ट में भी पाई जाती है, छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। तो इसे जो है हम कभी कभी प्रमोट भी करते हैं कि इसे जो है एक तरीके से डोनेट कर देना चाहिए स्टेम सेल्स को, ताकि जो पेशेंट है, मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, तो स्टेम सेल को हम प्रोग्राम करें और डैमेज सेल को जो पेशेंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दें। डैमेज मतलब स्टेम सेल को मॉडिफाई करके उसे एक पेशेंट के अंदर डाल दें ताकि जो उसकी डैमेज सेल है उसे ठीक कर दिया जाए। तो ये काम हम स्टेम सेल की मदद से कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि स्टेम सेल्स को आप डोनेट कर दीजिए, तो वो इसलिए ही बोलते हैं। ये हमारी बोन मैरो में भी पाया जाता है, जिसकी मदद से हमें पता है बोन मैरो से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी बनती हैं। तो ये एक तरीके से रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो कि दोबारा से सेल्स को रीजनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है नई सेल्स को। तो ये जो स्टेम सेल का जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिवोल्यूशनराइज बोला जाता है एक तरीके से, क्योंकि ये
कई सारी बीमारियों में काम में आ सकता है। हमारी जो डेड सेल्स हैं उन्हें रीजनरेट कर सकता है और नई सेल्स बना सकता है। तो इसी की मदद से एक वुमन थी जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ थी, वो ठीक हो चुकी हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़। तो यही सब इस न्यूज़ में बताया गया है। ये अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स हैं जो कि है टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी कुड बूस्ट बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी गोल टू पर्सनलाइज मेडिसिन। तो ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी जो है बायो E3 पॉलिसी में काम में आ सकती है। तो इसके लिए देख लेते हैं ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी है क्या। इट रेफर्स टू माइक्रो स्केल सिस्टम यूज फॉर मिमिकिंग द ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट, वन ऑफ द ह्यूमन रेलिवेंट 3D कल्चर मॉडल also known as new approach method. 3D culture system allow researchers to recreate human organ and tissues in one dish, control the movement and behavior of materials and cells by using channel, chamber and membrane. तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गन ऑन चिप मतलब एक ट्रांसपेरेंट चिप पे ऑर्गन को क्रिएट करना, ठीक है। जो ऑर्गन क्रिएट होगा वो एकदम उसी तरीके से काम करेगा जैसे इंसान के और तरीके के ऑर्गन काम करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। तो इन सारी चीज़ों को वो चिप में क्रिएट करेगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि साइंटिस्ट जो है डिसीज़ को स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से ड्रग पहुँचाया जाए, ड्रग कैसे हेल्प कर सकता है उस ऑर्गन पे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये काम में आ सकती है। वैक्सीन डेवलप करने में, ड्रग डेवलप करने में किस तरीके से कैसे वो ड्रग काम में ला सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ऐसा ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये छोटे लेवल पे माइक्रो स्केल सिस्टम है ये, और मिमिकिंग द ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट। तो एक ट्रांसपेरेंट चिप पे ऑर्गन क्रिएट किया जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है ड्रग टेस्ट करने के लिए हमें जो है इंसानों का क्लिनिकल ट्रायल करना रहता है कि ये किस तरीके से इंसानों पे इफेक्ट करेगा। कोई वैक्सीन हो गई, जैसे कोरोना वैक्सीन हो गई, ये एक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल ही तो हुआ था। तो अब क्या हो सकता है इससे हम इंसानों को मान लो हो सकता है कई तरीके की बीमारी लग जाए किसी ड्रग से, तो वो क्लिनिकल ट्रायल में फिर एक तरीके से लोगों का नुकसान ही हो जाएगा। अब इसकी मदद से क्या होगा, ना तो किसी का नुकसान होगा, ना ही कोई बड़े बड़े लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल होंगे। इसमें बस ये है कि अपना एक ह्यूमन सेल हमें डेवलप करनी है चिप के ऊपर, जो कि मिमिक करेगा एकदम ह्यूमन ऑर्गन की तरह। उसमें हम ड्रग इंड्यूस करेंगे और फिर हम चेक कर सकते हैं वो कैसा वर्क कर रहा है वो ड्रग उस ऑर्गन के ऊपर। तो इसका फ़ायदा ये भी है। कुछ अलग अलग और अप्रोचेस देख लेते हैं हम। ऑर्गेनॉइड्स क्रिएटेड बाई ग्रोइंग सेल फ्रॉम अ टिश्यू। इसमें क्या होता है कि सेल्स को डेवलप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है अलग अलग टिश्यू से। फिर स्पेरॉइड्स बिलीव टू मिमिक ट्यूमर बिहेवियर मोर इफेक्टिवली देन रेगुलर 2D सेल स्ट्रक्चर। बायो प्रिंटिंग यूज 3D प्रिंटिंग। तो ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करने लगे हैं अब, ठीक है। हाउ डज ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी वर्क। सेल आर प्लेस्ड ऑन अ चिप। सेल को चिप पे रख देते हैं एंड अलाउड टू ग्रो इनटू 3D स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर में उसे डेवलप किया जाता है, मतलब ग्रो होने दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर दैट रिजेंबल रियल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यूज टाइनी फ्लूइड चैनल दैट सिमुलेट ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिलीवर, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें कराई जाती है। ब्लड फ्लो कराया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, न्यूट्रिएंट वगैरह दिए जाते हैं, ताकि वो एक तरीके से इंसानी ऑर्गन की तरह बिहेव करे, जैसे लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह। तो ये एक तरीके से चिप साइज डिवाइस पे हम क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं, ताकि उस पर रिसर्च वगैरह हो सके। इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। प्रिसीजन थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। सिमुलेशन रेप्लिकेट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन मोर एक्यूरेटली। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इंटरेक्शन, एथिकल अल्टरनेटिव एनिमल टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई कि हम अब एथिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती इंसानों को और जानवरों को परेशान किया जाए क्लिनिकल ट्रायल के नाम पे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं कई बार, हमारे जो लंग्स हैं, ब्रेन है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें मतलब जब तक इंसानी बॉडी को खोला ना जाए तब तक वो उसके बारे में रिसर्च कर नहीं सकते। तो अब ये जरा सी चिप पे हम ऑर्गन तैयार कर सकते हैं और उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। रेप्लिकेट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन मोर एक्यूरेटली। तो ये जो है ज़्यादा एक्यूरेटली हमें ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखा सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। रिसर्चर कैन टेस्ट हाउ स्पेसिफिक ड्रग जो है वो कैसे पर्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी इंडिविजुअल पे इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है। जैसे न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 में आया था, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। फिर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। ये सारे कुछ प्रोजेक्ट हैं हमारे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड न्यूज। रिसर्चर स्टडीड माइटोकॉन्ड्रिया डायनेमिक्स टू ट्रीट पार्किंसन डिसीज। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। मतलब ये जो है सेल के अंदर एक तरीके से एनर्जी फूकने का काम करता है कि जब हम जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। ये कैसे करता है कि जो फूड है, फूड मतलब
खाना लास्ट में जाके ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला के ये एक तरीके से एनर्जी जनरेट करता है और पावर देने का काम करता है सेल को, कि ये अच्छे से काम कर सके। इसी वजह से हमें काफ़ी एनर्जी फील होती है। और जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन्हें पता होगा एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, जो कि जब हम कुछ प्री वर्कआउट लेते हैं या फिर क्रिएटिन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी, एक्स्ट्रा एटीपी जनरेट करता है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे हमें एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है ताकि हम और ज़्यादा अपनी हार्ड वर्क कर सकें, ठीक है, और वेट ज़्यादा उठाने में हेल्प करता है। तो अब हम अपनी न्यूज़ पे आ जाते हैं। रिसर्चर स्टडीड माइक्रोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स टू ट्रीट पार्किंसन डिसीज। तो रिसर्चर्स ने पाया है कि माइक्रोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स की वजह से पार्किंसन डिसीज़ ठीक हो सकती है। पार्किंसन डिसीज़ जो है, हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं, पार्किंसन डिसीज़ में हमारी ब्रेन सेल धीरे धीरे मरने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें जो मेमोरी लॉस होने लगती है, हमें याद नहीं रहता काफ़ी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये पार्किंसन डिसीज़ में माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारी हेल्प कर सकता है, उसे उसकी जो न्यूरो डिजेनरेटिव सेल्स हैं उसे वापस से जनरेट कर सकता है। तो रिसर्चर ने ये पाया है कि एक डायनामिक रिलेटेड प्रोटीन होता है, वो हेल्प कर सकता है रिस्टोर करने में माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को, ठीक है, जो कि काम में आ सकता है पार्किंसन डिसीज़ को ठीक करने में। TRP1 प्रोटीन ट्रेवल टू माइक्रोकॉन्ड्रिया व्हेन दे डिवाइड इनटू स्मॉलर साइज फ्रॉम हायर मोबिलिटी टू क्वालिटी कंट्रोल। तो TRP1 करके एक प्रोटीन है जो कि हेल्प कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रेवल करने में और इस डिसीज़ से निजात पाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोडक्शन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट, हैंस टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। जेनेटिक मटेरियल कंटेन इट्स ओन सर्कुलर DNA। अरे माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने साथ खुद DNA भी लेके चलता है, ठीक है, और RNA भी रखता है, राइबोसोम्स भी रखता है। एम्प्टी DNA इज़ यूजफुल इन ट्रेसिंग जेनेटिक लाइन। तो एम्प्टी DNA जो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है वो जेनेटिक लाइन को ट्रेस करने में हेल्प करता है, यूजफुल रहता है। और एम्प्टी DNA इज इनहेरिटेड एक्सक्लूसिव फ्रॉम मदर्स। तो मदर से जितनी भी डिसीज़ आएंगी वो एम्प्टी DNA से आएंगी, किसी भी उनके ऑफ स्प्रिंग में जो भी डिसीज़ होंगी वो मदर के अंदर से अगर जाएंगी तो वो एम्प्टी DNA की वजह से जाएंगी। फिर इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। माइटोजीनोम, लेटेस्ट स्टडी ऑन साउथ अफ्रीकन लेपर्ड्स माइटोजीनोम रिवील्ड देयर पॉसिबल ओरिजिन ए स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोजीनोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, बिल्ड ऑन डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर बनता है ये, सिमिलर टू न्यूक्लियर जीनोम एंड इंटायरली मटेरियल। न्यूक्लियर जीनोम आर इनहेरिटेड इक्वल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो न्यूक्लियर जीनोम जो है वो दोनों पेरेंट्स से आता है, माँ और बाप दोनों से आता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। यूनिफाइड जीनोमिक चिप, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च यूनिफाइड जीनोमिक चिप एंड इंडिजिनस एक्सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। तो ये न्यूज़ भी हमने पहले की मैगजीन्स में हमने कवर की हुई है, फिर भी मैं इसे एक बार बता देता हूँ कि हमने एक जीनोमिक चिप जो है वो डेवलप की है टेक्नोलॉजी, ताकि हम मतलब लाइव स्टॉक के लिए डेवलप की है बेसिकली। जैसे जो हमारी बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं, तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उनके सेक्स ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं, उनके सीमेन को या फिर उनके जीन्स को मॉडिफाई करके। हम अगर कल के दिन चाहें कि हमारे पास ज़्यादा फीमेल कैटल हों या फीमेल बफेलो हों तो वो हम कर सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम मोस्टली गाय और बफेलो को दूध के लिए हम यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो कल के दिन अगर हमें ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन चाहिए तो हम ज़्यादा फीमेल गाय और बफेलो एक तरीके से उनको बर्थ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम हमारी जो इंडिजिनस काउज हैं, कैटल हैं इंडिजिनस, जो इंडिया की ही ब्रीड है, उसे हम उनकी जो ब्रीड है उन्हें हम बढ़ा सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं। कुछ हमारी इंडियन की ब्रीड के नाम है, जैसे गिर होगी जो कि गुजरात में पाई जाती है, उसमें ऐसा माना जाता है काफ़ी हाई प्रोटीन मिल्क ये प्रोड्यूस करती है। फिर साहिवाल करके एक गाय है, उसकी ब्रीड जो कि पंजाब साइड पाई जाती है। फिर रेड सिंध है जो कि सिंध की तरफ पाई जाती है, पाकिस्तान वगैरह में। राठी है, ये राजस्थान की तरफ पाई जाती है, तो ये भी अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपनी इंडियन कैटल ब्रीड की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। फिर इसकी ये जो चिप है जिसकी मदद से हम ये ब्रीडिंग कर सकते हैं, एवोल्यूशन कर सकते हैं, तो ये गाओ चिप फॉर कैटल करके हमने चलाया हुआ है। फिर महिष चिप करके हमने बफेलोज के लिए चलाया हुआ है। गाओ चिप फॉर मतलब गाय के लिए, महिष जो है वो बफेलोज के लिए, भैंस के लिए। तो इसे डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड टेयरिंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड टेयरिंग फिशरीज़ में ये आती है। फिर हम देख लेते हैं जिसकी मदद से ये सारी चीज़ हो रही है, उसको हम देख लेते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से
हम डीएनए में चेंज करते हैं और उसके सीक्वेंस को चेंज करते हैं। ये जो है SNP में रिप्लेस द न्यूक्लियोटाइड गुआनाइन विद न्यूक्लियोटाइड थिमेनाइन इन अ सर्टेन स्टेज ऑफ डीएनए। तो ये रिप्लेस कर देती है गुआनाइन को थिमेनाइन से। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अमंग पीपल। दे कैन एक्ट एज बायोलॉजिकल मेकर और बायोमार्कर हेल्पिंग साइंटिस्ट टू लोकेट जीन दैट एसोसिएट विद डिसीज। तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं उसमें किस टाइप की डिसीज़ है और उसे हम ठीक कर सकते हैं। फिर सेक्स ऑर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी, जेंडर सेलेक्टेड सीमेन यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जेंडर सेलेक्टेड सीमेन हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें मेल या फीमेल कौन सी ब्रीड चाहिए, मतलब उसमें क्या चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी में जो है 90% एक्यूरेसी है कि जो हम चाहते हैं वो जेंडर सेलेक्टेड ब्रीड हमारे पास आए, ठीक है। बाकी जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें 50-50 चांसेस होता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ डेवलप्ड द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ सेक्स ऑर्टेड सीमेन। तो ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने इसे डेवलप किया है। फिर बायो 3 के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। बायो 3 पॉलिसी यानी बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी। ये 3 हमें याद रखना है, E3 जो है ना, ये हमें याद रखना है। हो सकता है प्रिंस में इसी को ही चेंज करके दे दिया जाए कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है ई से कोई और वर्ड इसमें यूज़ कर दिया जाए, जैसे अर्निंग दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया, इक्विटी दे दिया, एक्सचेंज दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया। तो इन सारी वर्ड्स को हो सकता है प्रीलिम्स में चेंज कर दे और हमसे फिर उनमें से कुछ करेक्ट करने के लिए बोले। तो इसे बहुत ध्यान से याद करना है। बायो E3 पॉलिसी में ई जो है वो इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इकोनॉमी होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से लिंक कर सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेट कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट को। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड बायो E3 पॉलिसी फॉर फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो टेक्नोलॉजी की मदद से जितने भी बायो मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। यूजिंग बायो इंजीनियर्ड माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल्स विद इंक्रीजिंग प्रिसीजन एंड कंट्रोल प्रोड्यूस कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कमर्शियली प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके लिए कुछ बजट वो किया है, टारगेट किया है कि 2030 तक जो है ये जो फील्ड है ये 300 बिलियन US$ तक इसकी जो बायो इकोनॉमी है वो पहुंच जाएगी। तो किस किस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं? बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम्स में, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, हम ऐसे फूड और प्रोटीन्स बना सकते हैं। बायोथेरेप्यूटिक्स मतलब ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए ड्रग्स बना सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक मेराइन एंड स्पेस रिसर्च, इसरो वगैरह इसे यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। फिर एक और स्कीम है बायो राइट करके, जिसकी फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें क्या है, हम जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनको हम प्रमोट करेंगे इस स्कीम के थ्रू। और जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर मतलब जो भी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं उन्हें हम प्रमोट करेंगे। और एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट है उसे यूज़ किया तो बाद में वो मतलब उसे फिर से वापस से रीयूज़ करें। मतलब कुछ चीज़ होती है ना जो हम फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा पेपर है जिस पे हम नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो पेपर मान लो हमने लिख दिया उस पर कुछ, फिर वो बाद में रिसाइकिल भी तो हो सकता है, तो उसे रिसाइकिल कर दिया, फिर बाद में फिर से पेपर बन गया, फिर ट्रीट किया, फिर से पेपर बन गया। तो एक तरीके से सर्कुलर बायो इकोनॉमी हमें बनानी है इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल कॉल्ड नाइट्रोप्लास्ट इन अ मैरीन एल्गी पिरारूटोस्पेरा पिकेलोवी, ये इसका नाम है, डेट कैन फिक्स नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनेल जो है हमारी सेल में पाया जाता है। एक सेल है हमारी, उसके अंदर हमारे डीएनए भी होता है, न्यूक्लियस भी, मतलब न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक ऑर्गेनेल पाया गया है जिसे हमने नाइट्रोप्लास्ट का नाम दिया गया है, जो कि एक मरीन एल्गी में पाया गया है। और ये एल्गी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, वैसे तो हमने सॉइल में सुना है कि जब हमें प्लांट की जो नाइट्रोजन खत्म हो जाती है तो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है, उसमें नाइट्रोजन लानी पड़ती है उस सॉइल के अंदर ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। इसी तरीके से हमारी सेल्स में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होना चाहिए, जो कि एक तरीके से हमारी सेल को ग्रोथ करने का काम करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। तो ये थ्योरी ये बताती है कि किस तरीके से यूकारियोटिक सेल, मतलब जो एनिमल और ह्यूमंस में पाई जाती है, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जिसके अंदर पाई जाती है वो कहलाई जाती हैं यूकारियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यूकारियोटिक किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, एक सिंगल सेल से कैसे मल्टीपल सेल बनती हैं, उसके बारे में ये बताती है। तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो ये एक टाइम पे एक दूसरे को एब्जॉर्व करती हैं, फिर एक दूसरे की मदद करती हैं
दोनों को जनरेट करने के लिए, और एक दूसरे की सेल को रीजनरेट करते हैं, मतलब मल्टीपल इनके वो जनरेट होते रहते हैं और एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों में बन जाती है, और एक सेल को सिंगल सेल से और सेल में डेवलप करने में हेल्प करती है, मल्टीपल सेल डेवलप होती रहती हैं। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब ये है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ कि ये थ्योरी ये बताती है कि कोई एक सिंगल सेल यानी प्रोकार्योटिक सेल किस तरीके से यूकार्योटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है, एक सिंगल सेल कैसे एक मल्टीपल सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, उसके बारे में ये बताया गया है इस थ्योरी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। वोल्पाचिया बैक्टीरिया के बारे में है। रिसेंटली अ स्टडी हैज़ हाईलाइटेड दैट वोल्पाचिया बैक्टीरिया हैड मैनिपुलेटेड द वास्प एनकार्शिया फॉर्मोसा टू गेट रिड ऑफ इट्स मेल्स एंटायरली। वोल्पाचिया बैक्टीरिया जो है इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह हो गए, इनके अंदर पाया जाता है वोल्पाचिया बैक्टीरिया। ये काम क्या करता है, ये इनके रिप्रोडक्टिव जो काम होते हैं इनको मैनिपुलेट कर देता है, मतलब जैसे मेल्स होता है, मेल को रिप्रोड्यूस करना है और उसके उस रिप्रोड्यूस वाले काम को ये रोक देता है, आगे इनका ग्रोथ नहीं हो पाता, इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ नहीं पाती। तो ये वोल्पाचिया बैक्टीरिया जो है एक तरीके से हमारी हेल्प करता है कि किस तरीके से हम, जैसे कहीं पर मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, डेंगू ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है अगर हमने इसे किसी मच्छर वगैरह के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया इस बैक्टीरिया को। तो वोल्पाचिया बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन नेमाटोड एंड आर्थ्रोपॉड स्पेशली इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। इन इंसेक्ट्स दीज आर प्रेजेंट इन एग्स, एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है बट एब्सेंट इन स्पर्म्स। ड्यू टू दिस फीमेल कैन ट्रांसमिट देम टू देयर ऑफस्प्रिंग वेयर एज मेल कांट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फीमेल की जनसंख्या जो है वो बढ़ सकती है लेकिन मेल्स की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती रहेगी। एज अ रिजल्ट वोल्पाचिया हैव इवॉल्व्ड वेज टू मैनिपुलेट द इंसेक्ट होस्ट टू प्रोड्यूस मोर फीमेल देन मेल प्रोजेनी। तो इसके जो है हमने यूज़ कर सकते हैं, जैसे इजिप्टियन मॉस्किटो होती है, फीमेल जो होती है उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया वगैरह फैलते हैं। एडीज से मलेरिया फैलता है और इजिप्टी से डेंगू फैलता है, तो इसको कंट्रोल करने में हम इस बैक्टीरिया की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेफलिक लिमिट। लियोनार्ड हेफलिक पास्ड अवे रिसेंटली, हु इंट्रोड्यूस हेफलिक लिमिट दैट चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग। तो हेफलिक एक तरीके से ये साइंटिस्ट है जिन्होंने हेफलिक लिमिट की थ्योरी दी थी। इन्होंने एक तरीके से समझाने की कोशिश की थी एजिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से एजिंग वगैरह होती है ये सब। तो हमें जैसे पता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सेल्स भी हमारी बढ़ती रहती हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के होते हैं तो उस टाइम पे कम सेल्स होते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता रहता है उस हिसाब से हमारी सेल्स की काउंटिंग भी बढ़ती रहती है, मिलियंस में पहुंच जाती है। तो इन्होंने ये बताया था कि हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं ये कहाँ पर जाके रुक सकते हैं परमानेंटली, कहाँ पर ये जाना, जैसे ये डिवाइड होते रहते हैं, एक सेल है, ये सेल 2 में डिवाइड हो गई, फिर 4 में डिवाइड हो गई, तो ये ऐसे मल्टीपल चलता रहता है। तो इन्होंने ये बताया था कि ये जो ह्यूमन सेल्स हैं ये 125 साल तक डिवाइड होती रहेंगी, मतलब मैक्सिमम एक इंसान 125 साल तक जी सकता है, इसका मतलब ये था। तो इसी के साथ हमारी बायोटेक्नोलॉजी की जो जितनी भी न्यूज़ थी पूरे साल भर की वो ख़त्म होती हैं। जितने भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च वगैरह हुई, न्यूज़ आई, तो उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ ख़त्म हुई हमारी। और वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है इस सीरीज़ से तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।